बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। सीएसएस के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से आ सकते हैं या फिर जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे ये किस किस्म की हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है अपने एस्पिरेंट्स के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि जो एस्पिरेंट को ख़ुद काम करना चाहिए अपने एंड पे वो हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो ये हम ऑन करते हैं सीएसएस के एस्पिरेंट की जितनी वर्किंग, जितना उनका टाइम सेव हो सके, जितनी उनको हम फैसिलिटेट कर सकें। आप बहुत बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में जाने के चक्कर में ना रहें, और क्योंकि वो आपको इतना फैसिलिटेट नहीं करते जितना कि हार्वर्ड अकेडमी आपको कर रही है। और वो सिर्फ होता है कि जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, 10 दिन की क्लासेस होती हैं, बस जी ठीक है इस टॉपिक पे ऊपर डिस्कशन होगी, उसमें कंट्रीब्यूट किया नहीं किया है। तो अल्टीमेटली स्टडी आपको खुद ही करना होता है, जो कि फाइनली आपको अपना टाइम वेस्ट करने के बाद ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जितना आप पे करते हैं उतना आपको फ़ायदा नहीं होता। सीएसएस का मकसद ही ये होता है कि दूसरों से एक्सेल करना है। एक क्लास की तरह एक ग्रेजुएशन और मास्टर करना हो तो कल को फिर यूनिवर्सिटीज़ में एक डिग्री भी शुरू हो जाएगी सीएसएस की, तो इस तरीके से सारे के सारे लोग जो है उसकी तैयारी कर लेंगे। सो इस तरीके से पॉसिबल नहीं होता, ये आपने खुद एक्सेल करना होता है। तो हार्वर्ड अकेडमी इनोवेटिव वे से आपको जितना भी पॉसिबल हो सकता है सपोर्ट कर रही है। इस हवाले से जो हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, तो जो पहला टॉपिक है उससे हम स्टार्ट ले रहे हैं। ये पार्ट 1 है आज का हमारा, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 के जो हमारा पार्ट 1 है यानी कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक इशूज़ के आगे हम जाते हैं, पॉलिटिकल इशूज़ हैं, इकोनॉमिक इशूज़ हैं और सोशल इशूज़ हैं। तो पॉलिटिकल इशूज़ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो इसमें से पॉसिबली क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपने थॉरोली इस पार्ट को सुन लिया है या लेक्चर्स को कवर कर लिया है, अपने नोट्स वगैरह आपने तरतीब दे लिए हैं, तो अब आपको इस तरह के क्वेश्चन को कवर करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन की थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन इस हिरार्की से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं होगा इस पोर्शन में से। सो आज के हमारे डिस्कशन का मकसद क्या है कि पॉलिटिकल इश्यूज़ जो कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक इशूज़ में से एक इशू है, उसमें से पॉसिबली कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो पहला टॉपिक हमारा जो है इसमें पॉलिटिकल इश्यूज़ में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और पॉलिटिकल हिस्ट्री में से क्वेश्चन कैसे आपका आ सकता है। क्वेश्चन है डिस्कस द मेन फैक्टर्स दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 एंड इट्स सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। सो ये आपका एक जो है वो जब आपने पार्ट कवर कर लिया है, लेक्चर इस पे अटेंड कर लिए हैं, तो आपके लिए तो ये बिल्कुल क्वेश्चन मसला नहीं है। अगले चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन शेपिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। एनालाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन शेपिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल है पॉलिटिकल लैंडस्केप बनने में, उनका क्या रोल रहा है, उस पर आपने डिस्कस करनी है। क्वेश्चन क्या होगा हमारा, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशंस ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में मिलिट्री इन्वेंशन पे हम डिटेल से ऑलरेडी इस पे डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपने उसी आउटलाइन वगैरह बना के, जिस तरीके से आपको गाइड किया गया था डिस्कशन करने, और एंड पे आपने की नोट्स वगैरह को नहीं आपने कंक्लूड करके क्लोज कर देना। जो एंड पे हमने हर क्वेश्चन के साथ आपके ऐड किए थे वो नोट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर वर्किंग है। पॉलिटिकल इश्यूज़ में आगे आ जाता है टॉपिक द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पाकिस्तान, और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पॉसिबली आ सकते हैं। चलते हैं। असेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पाकिस्तान एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यानी कि आपने क्या करना है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चैलेंजेस हैं उनके ऊपर डिस्कशन करनी है, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और ये जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में क्या रोल अदा कर रहे हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो है एनालाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड सिविल सोसाइटी इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। के जो सिविल सोसाइटी प्लस जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पॉलिटिकल रोल रखते हैं, वो क्या मदद कर सकते हैं डेमोक्रेसी पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉसिबल क्वेश्चन इसी में से हो सकता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में से, वो है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फेयर एंड फ्री इलेक्शन इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन पाकिस्तान। कि इलेक्शन का क्या रोल है
जिससे मजबूत हो सकता है पाकिस्तान में जमहूरी गवर्नेंस का सिस्टम पाकिस्तान में। सो अगला हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो है कंपैरिजन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड मिलिट्री रिजीम्स। इसमें क्वेश्चन हमारा जो है वो हो सकता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड मिलिट्री रिजीम्स इन पाकिस्तान। कंपेयर भी करना है और उनमें कंट्रास्ट भी करना है। जो भी आउटकम्स हैं डेमोक्रेटिक एंड मिलिट्री, दो अलग अलग से हैं, एक जमहूरी और एक मिलिट्री रिजीम्स, दोनों को कंपेयर भी करना है और कंट्रास्ट भी करना है। फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होता है, उन दोनों का आपने थोड़ा बहुत वो चीज़ें जो है ऐड अप करती जाना है। इसके डिटेल से हमने ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होता है, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन ऑन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट में जो मिलिट्री रिजीम की इंटरवेंशन से इम्पैक्ट हुआ है या उसके नुकसानात हुए हैं, उसके ऊपर हमने डिस्कस करनी होती है। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉसिबल क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द रेजिलियंस और वल्नरेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन। यानी कि जो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट होते हैं रेजिलियंस और वल्नरेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन, कि जब मिलिट्री इंटरवेंशन होती है तो वो इदारे जो पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं किस तरीके से वल्नरेबल हो जाते हैं या उनको कैसे अपना वजूद जो बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है, वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं, इन पर डिटेल से हमने बात करनी है। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में आइन की एक जो काफ़ी देर के बाद 1973 का जाके स्टेबल आइन बना, उससे पहले 1956 1962 का, लेकिन वो चल नहीं पाए थे, तो चैलेंज थे। यानी कि शुरू में 1956 का आइन 1947 में पाकिस्तान बना था, तकरीबन 8-9 साल के बाद जब आइन बना तो ये एक चैलेंज था, ये एक बहुत बड़ा एक कठिन टाइम था जिस वक्त एक कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर चल रहा था। क्वेश्चन है, एनालाइज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान हिस्ट्री एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। के उस वक्त गवर्नेंस में क्या इशू आ रहे थे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का वजूद नहीं था, तो इस तरह के सिनेरियो में आप बताएं कि पॉलिटिकल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे आपस में एक दूसरे की अदम मौजूदगी में लेके चल रहे थे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा आ सकता है, असेस द रोल ऑफ द जुडिशरी इन रिजॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जब भी मतलब कि एक गैर आइनी काम होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक होता है, तो इसमें अदालत या आला अदलिया जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे अपना अपहोल्ड कर सकती है, रूल ऑफ लॉ कर सकती है कि आइन तोड़ने वालों को कैसे रोका जा सकता है। तो यहाँ पे ये आपने डिस्कस करना होगा। इसके बाद है नेक्स्ट जो पॉसिबल क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट एंड मैनेज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान। के वो कौन से मेजर्स हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बचा जा सकता है इन फ्यूचर। सो इसमें यहाँ पे हमने सजेशन देनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जिसमें से पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1962, 1973 एंड सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इनको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1962 एंड 1973 हाईलाइटिंग देयर इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। हमने अलग अलग से हर एक के फीचर्स पे डिटेल से ऑलरेडी बात की हुई है, तो आप अपने लेक्चर्स को दोबारा से फोकस कर सकते हैं अगर आपको कोई इसमें से इशू आता हो तो। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉसिबल क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दैट हैव शेप्ड पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, इवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सो इस पर भी हम डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने, और इसमें मज़ीद भी आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो 18th अमेंडमेंट को सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हुए हम एक अलग से लेक्चर ऐड कर देंगे अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आता है। सो आप इस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे, लेक्चर्स लेते हैं, उसके बाद पॉसिबल क्वेश्चन के हवाले से अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। कहीं पे आपको दुश्वारी आती है तो आप हमसे डिस्कस करते हैं, तो हम उस पे लेक्चर ऐड करके फिर आपके कोर्स में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपकी ईच एंड एवरी लाइन जो सिलेबस की है वो कवर होती जाएगी। तो इंशाल्लाह आपको CSS का एग्ज़ाम ऐसे ही लगेगा जैसे आपने
मैट्रिक के एग्ज़ाम तैयारी अच्छी करने के बाद अपीयर होते हैं। सो आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज़ जो कि अवेलेबल हैं CSS के एक टैब के हवाले से, जो आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com को जब विज़िट करते हैं तो आपको मेन पेज के ऊपर CSS का टैब नज़र आता है। जब उसको आप फर्दर क्लिक करते हैं तो आपको कोर्सेज़ ओपन हो जाते हैं। तो वहाँ से आप अपना रिक्वायर्ड सिंगल कोर्स भी ले सकते हैं, CSS के ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट इन वन पैकेज भी ले सकते हैं, जिसकी हार्वर्ड अकेडमी ने बहुत कम फ़ीस रखी हुई है, स्पेशली जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।